नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कक्षा 11th के पहले चैप्टर के शुरुआती 1-2 पॉइंट के बारे में बात की थी। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता का यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना। तो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना। पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब देखो इसमें छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटा जीव जिसमें अमीबा हो सकता है और बड़ा जंतु इसमें व्हेल मछली हो सकती है। तो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग संख्या में जीव पाए जाते हैं। छोटा हो सकता है अमीबा, एक कोशी के जंतु हो सकते हैं और बड़े जंतु जैसे व्हेल मछली आदि ये भी हो सकते हैं। अब ये इतने छोटे जीव हैं कि इनको हम है वो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इन सबको हम मिलाकर क्या कहेंगे, जैव विविधता। और सामान्यतः हम जितने भी जीव देखते हैं इसमें पादप और जंतु, इनको हम सामान्यतः ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी जीव हम देखते हैं उसमें सामान्यतः पौधे और जंतु होते हैं। अब देखिए जैव विविधता के अंतर्गत हमने सभी प्रकार के जीवों के बारे में बात की कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं और जिस स्थान पर जो जीव पाए जाते हैं वहाँ उस जीव का नाम लोकल नाम कहलाता है। अलग अलग स्थानों पर इनका जो नाम है वो अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर इनके स्थानीय नाम होते हैं, लोकल नेम, स्थानीय नाम होते हैं। और जैसे ही एरिया चेंज हो जाएगा उस जंतु का नाम भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग स्थानों पर इनके स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं और क्षेत्र परिवर्तित होने पर स्थानीय नाम भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो पौधा या जंतु पाया जाता है उसका नाम, यहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। और जंतु तो वह का वो है, लेकिन एरिया चेंज होगा। किसी दूसरे स्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो जंतुओं के या जीवों के नाम में एक रूपता नहीं रही। जैसे जैसे क्षेत्र चेंज हुआ वैसे नाम भी चेंज हो जाता है। इसलिए विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इन जीवों का मानक नाम, मानक का मतलब स्टैंडर्ड नेम, जो मानक नाम है, स्टैंडर्ड नाम है, वो एक ही हो। विश्व के अंदर मानक नाम एक ही हो। इसके लिए इन जीवों का नामकरण किया जाता है और जीवों के नामकरण की जो पद्धति है इसको हम नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम पद्धति। क्यों किया जाता है, क्योंकि विशेष क्षेत्र में उस जीव का नाम अलग होता है। जैसे क्षेत्र चेंज होगा जंतु का नाम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जंतु तो एक ही है लेकिन उनका अलग अलग स्थानों पर नाम अलग अलग हो जाता है। इस वजह से उस जंतु का एक स्टैंडर्ड नाम जो कि पूरे विश्व में एक ही हो, इसके लिए एक पद्धति है जिसका नाम है नाम पद्धति। अब इसका क्या उद्देश्य क्या है कि एक जंतु का पूरे विश्व में एक ही नाम हो, पूरे विश्व में सभी स्थानों पर एक जंतु का नाम एक ही हो। पूरे विश्व में जंतु या जीव का नाम एक ही हो, इसके लिए है वो में नाम पद्धति की जरूरत रहती है। अलग अलग जीवों के नामकरण के लिए पूरे विश्व के अंदर नाम एक ही हो। अब इसके लिए अब पूरे विश्व की बात की है तो विश्व स्तर पर
इन जीवों के नामकरण के लिए दो संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनका नामकरण करने के लिए दो संस्थाएं कार्य कर रही है। एक संस्था है ICBN, नेक्स्ट ICZN। दो संस्थाएं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दो अलग अलग संस्थाएं हैं। अब ये बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है ये संस्था वानस्पतिक नाम लिखेगी, कोई पौधा है तो उसका वानस्पतिक नाम देगी, और ये क्या करेगी, जंतुओं का नामकरण करती है। तो पूरे विश्व के अंदर किसी जंतु का नाम एक ही हो उसके लिए ICZN उस जंतु का नामकरण करती है, और पौधे का पूरे विश्व में नाम एक ही हो इसके लिए ICBN जो है वो उस पौधे का क्या करेगी, नामकरण करेगी। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ICBN। तो फुल फॉर्म की बात करें, आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड, सी का मतलब कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये है ICBN की फुल फॉर्म। और इसी तरह से ICZN फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर है? ICZN और ICBN मतलब ये B का मतलब है बोटेनिकल, Z का मतलब है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों के नामकरण की, बोटेनिकल का मतलब है पादपों के या वनस्पति के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि जंतुओं के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इस तरह से ये दो जो संस्था हैं ये विश्व स्तर पर जीवों के नामकरण का कार्य करती है। जंतुओं के नामकरण का कार्य ICZN, पादपों के नामकरण का कार्य ICBN, इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें कि इनका नामकरण तो इस तरह से किया जाता है, लेकिन किसी भी जंतु का हम नामकरण करेंगे उससे पहले उस जंतु की पहचान करना आवश्यक है। पहचान, एक जंतु की पहचान, जैसे यहां पर जो जंतु उसकी पहचान की, और वो के वो लक्षण, जंतु दूसरी जगह तो लक्षण वो के वो होने चाहिए, पहचान करनी है कि यह जंतु वही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। अब नामकरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जीवों के नामकरण की एक पद्धति दी जिसे द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। इसकी जो पद्धति है इसको द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। और सबसे पहले इन्होंने जीवों के नामकरण की पद्धति दी, द्विपद नाम पद्धति। तो ये द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इसलिए कैरोलस लीनियस को द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता है, इसी ने यह दी थी। अब देखिए द्विपद नाम पद्धति, अब नाम से स्पष्ट है। हमने देखो सबसे पहले वीडियो बात की थी कि जो भी नाम है उसका हमें अर्थ निकालना है तो हम इसको तोड़कर पढ़ेंगे, द्विपद और नाम। मतलब क्या हुआ, यदि किसी जीव का हम नामकरण करेंगे तो उसमें कितने पद होंगे? 2। यही ये बता रहा है। अब 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। अब ये 2 पद कौन से होंगे, इसको यहां ले लेते हैं। 2 पद पहला पद और दूसरा पद। पहले वाला पहला पद, नेक्स्ट दूसरा पद। अब पहला जो पद है वो होगा वंश, दूसरा होगा जाति। जब भी जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो उसमें 2 पद होंगे, पहला वंश,
और दूसरा जाति। हमेशा ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसका मतलब ये कौन सा पद है? पहला पद है। ये कौन सा पद है? दूसरा पद है। तो ये जो पहला पद है ये क्या होगा? वंश। पहला पद है वो वंश है, दूसरा ये क्या है? जाति। इस तरह से एक और उदाहरण, आम। वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो पहला पद क्या होगा? वंश। दूसरा क्या होगा? जाति। तो आप देखोगे चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, हमने एक जंतु का उदाहरण लिया, एक पौधे का उदाहरण लिया। जंतु हो चाहे पौधा, उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसमें हमेशा दो पद होते हैं, और ये जो दो पद है पहला वंश और दूसरा जाति ही होगा। तो इस तरह से जो कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति दी थी, दो पद है, कौन से? पहला वंश और दूसरा जाति। तो देखिए अभी तक हमने बात की जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संख्या में अलग अलग आकार के जीव पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि पृथ्वी के ऊपर जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। समझना है, समझने के बाद परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जो परिभाषा बुक के अंदर दे रखी है उसको समझना है, और जब हम समझेंगे तो परिभाषा थोड़ी बहुत हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हमारे हिसाब से उसमें दो चार शब्द ऐड किए जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीवों को पाया जाना, जैव विविधता। या हम शब्द से निकाल दें पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग या विविध प्रकार के जीवों का पाया जाना, जैव विविधता। छोटा जंतु हो सकता है, बड़ा, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक के समस्त जंतु है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब पृथ्वी के ऊपर या हमारे आसपास हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी जीव देखते हैं, उसको सामान्यतः हम पादप और जंतु कहते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जगत पद्धति के बारे में बात नहीं की है, इसके वर्गीकरण की पद्धति के बारे में बात नहीं की है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि पादप और जंतु दो प्रकार के जो जीव है वो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं। अलग अलग स्थानों पर चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मान लो ऊंट है, ऊंट का अलग अलग स्थानों पे नाम अलग अलग है। हिंदी में इसको ऊंट कहेंगे, इंग्लिश में इसको कैमल कहा जाता है। हमने जो लोकल लैंग्वेज जैसे मारवाड़ी राजस्थान में उस ऊंट तो वो का वो, उसको छोटा ऊंट है तो उसको हम तोड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार उसको अपने लोकल लैंग्वेज को पांगड़ बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन जंतु वो का वो है। अब क्षेत्र परिवर्तित हुआ तो उसका स्थानीय नाम भी परिवर्तित हो गया। ये मैंने जंतु का उदाहरण दिया, पेड़ पौधों के नाम भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब एक ही पौधा है, नाम अलग अलग है, तो हम कैसे मतलब कंफर्म करेंगे विश्व पटल के ऊपर कि यह पौधा है वो कौन सा है? तो विश्व स्तर पर किसी भी जीव का मानक नाम होना चाहिए, मानक मतलब स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए, ताकि उस पौधे का पूरे विश्व में वही नाम हो। विश्व के अंदर मानक नाम एक ही हो, इसके लिए नाम देने की जो पद्धति है उसको हम नाम पद्धति कहते हैं। और पूरे विश्व में जंतु और जीव का नाम एक ही हो, एक ही होना चाहिए। इसके लिए विश्व में दो संस्थाएं कार्य कर रही है, ICBN और ICZN। ICBN किसका नामकरण करेगी? पेड़ पौधों का। और ICZN किसका नामकरण करेगी? जंतुओं का नामकरण करेगी। हम ये कहें कि ये पेड़ पौधों के वानस्पतिक नाम, और ICZN है वो जंतुओं के जांत्रिक नामकरण का कार्य करेगी। या हम ये कहेंगे ये पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम कर देगी, और ये है वो जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देने का कार्य करती है। इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी, मेनली शब्द कॉमन है। I का मतलब इंटरनेशनल, C का मतलब कोड ऑफ, B का मतलब बोटेनिकल और N का मतलब नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर ओनली Z चेंज है, तो B का मतलब बोटेनिकल, Z का मतलब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम जब इनका नामकरण करेंगे तो उससे पहले उस जीव की पहचान भी करनी होगी, और नामकरण के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक आता है कैरोलस लीनियस, जिसने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की एक पद्धति दी जिसका नाम है द्विपद नाम पद्धति। और द्विपद नाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है कितने पद होंगे इसमें? दो पद होंगे। कौन कौन से दो पद होंगे? पहला पद, दूसरा पद। पहला पद वंश, दूसरा पद जाति। अब हम कोई भी जंतु लें, कोई भी पौधा लें, उसका यदि वैज्ञानिक नाम है तो उसमें दो पद होना जरूरी है। दो पद होंगे,
कोई भी वैज्ञानिक नाम हम लिखेंगे तो उसमें दो पद होंगे, पहला पद वंश होगा, दूसरा है वो जाति होगा। उदाहरण के लिए होमो सैपियंस, पहला वंश दूसरा जाति। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, तो पहला वंश और दूसरा जाति। तो इस तरह से जब भी वैज्ञानिक नाम लिखे जाएंगे तो उसमें दो पद अनिवार्य रूप से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जीवों के वैज्ञानिक नाम जो नामकरण किया जाता है उनके सार्वजनिक नियम। सार्वजनिक नियम, जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने के सार्वजनिक नियम। सबसे पहला नियम आता है, वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। पहला नियम, जीवों के जो भी वैज्ञानिक नाम होंगे हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। नंबर 2, अब 2 नंबर पे ये चीज आ जाती है कि जो द्विपद नाम पद्धति है उसके अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। मतलब 2 पद होंगे, पहला पद वंश होगा और जो दूसरा पद होगा वो जाति होगा। क्लियर है? लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, 2 पद होंगे, पहला पद वंश होगा, दूसरा पद है वो जाति होगा। तीसरा है, यदि हम इनका नामकरण हाथ से लिखते हैं, यदि हाथ से लिखा जाता है तो इसको रेखांकित किया जाता है, और यदि टाइप कर रहे हैं, यदि टाइप किया जाता है तो इनको तिरछा लिखा जाता है। यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, और टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक या तिरछा लिखा जाएगा। नंबर 4 नंबर में आता है कि जो पहला पद है वंश, इसका पहला शब्द कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर। और जो दूसरा पद है इसका नाम क्या है? जाति। जाति जो है उसका जो पहला शब्द होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये इंग्लिश का रूल है, आप हमेशा देखते ही है कि पहला जो शब्द है, पहले पद का नाम है वंश और वंश का पहला शब्द कैपिटल लेटर में आएगा, जबकि दूसरा जो पद है वो है जाति, जाति का पहला शब्द है वो स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये सामान्यतः वैज्ञानिक नामकरण जब किया जाता है तो इन नियमों को फॉलो किया जाता है। अब एक ही पौधे का वैज्ञानिक नाम मान लो एक से अधिक वैज्ञानिकों ने दिया है, तो जो वैज्ञानिक सर्वप्रथम नाम रखता है वो सर्वमान्य होगा। एक से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा नामकरण किए जाने पर सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक नाम देता है वो सर्वमान्य होगा। सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया वह मान्य होता है। और कई बार एक पौधे का नामकरण अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, तो सर्वप्रथम तो जिसने दिया है नाम वो मान्य होगा, और कई बार उसका जो उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम, जिस जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं उसके अंत में उस वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिख दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम संक्षेप में लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम का जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, और मान लो यह कैरोलस लीनिस ने दिया है तो मैंजीफेरा इंडिका, और अंत में वैज्ञानिक का नाम है वो शॉर्ट में लिख देते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं। इसका मतलब मैंजीफेरा इंडिका का नाम पर किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। तो ये बात हुई जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की, वैज्ञानिक नाम लिखने की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर इतने सारे जीव है, असंख्य जीव है, तो इन जीवों का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो हम एक एक जंतु का अध्ययन नहीं कर सकते। अलग अलग, जैसे मान पौधे इतने अलग अलग पौधे का अध्ययन भी नहीं कर सकते।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी जीव है इनको हम उनके गुणों के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देंगे। और अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया है इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इसमें क्या होगा, जीवों को कुछ सरलतम दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक समूहों में वर्गीकृत करना, समूह या वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी जीव है, यदि हम उसको हमारी सुविधा के अनुसार दृश्यतम लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में बांटते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण बोलते हैं। अब इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जीव है उसको समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, वो भी क्या होगा? वर्गीकरण। बात वही है कि दो जंतु है, हमने देखा इसमें ये चीज है, इसमें नहीं है, इसमें है वो उसमें नहीं है, तो असमानता होगी, दो वर्ग अलग अलग हो गई। दो जंतु देखे, इसमें ये चीज इसमें है वो इसमें भी है, तो एक ही वर्ग में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समानता और असमानता के आधार पर वर्गों में वर्गीकृत करना भी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान जिसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। देखिए, अब ये जो वर्गीकरण विज्ञान है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। अब इस दिशा में हम बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। जितने भी जीव है इन जीवों को सर्वप्रथम अरस्तु ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और बताया कि जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पादप और जंतु। और जो ये पौधे हैं इनको भी आगे 3 वर्गों में बांटा, जंतु है तो इनको आगे 2 वर्गों में बांटा। तो इस तरह से सबसे पहले अरस्तु ने यह काम किया। अरस्तु ने जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया, इसलिए ये जो अरस्तु है इनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, या हम कहें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक हम किसको बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे। लेकिन ये जो वर्गीकरण विज्ञान जो शब्द है, वर्गीकी जो शब्द है, शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे A.P.D. कंडोले। इन्होंने
ये जो वर्गीकी है या वर्गीकरण विज्ञान है वो शब्द दिया। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस की बात करेंगे तो जीव विज्ञान के अंदर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। और कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि इन्होंने तो शब्द दिया था, लेकिन कैरोलस लीनियस ने इस शब्द का उपयोग, शब्द का जो उपयोग है वो एक इसकी बुक है उसमें किया उपयोग। कैरोलस लीनियस की एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक के अंदर किया, शब्द का उपयोग बुक सिस्टेमा नेचुरी में किया। और अरस्तु के बाद में व्यवस्थित रूप से जो जीवों का वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस वजह से जो कैरोलस लीनियस है इसको आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब देखिए, कैरोलस लीनियस को द्विपदनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया, जो व्यवस्थित जीवों का वर्गीकरण दिया था वो इस बुक के अंदर दिया। और इसी बुक के अंदर उन्होंने सबसे पहले वो वर्गीकी जो शब्द है इसका प्रयोग भी किया। जबकि जो वर्गीकी शब्द है दिया किसने था? कंडोले ने दिया था। व्यवस्थित अध्ययन प्लस व्यवस्थित रूप से इस बुक के अंदर किसने लिखा? कैरोलस लीनियस ने। इस वजह से कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इस तरह से यदि हम बात करें अरस्तु के बारे में, तो जो अरस्तु है, इस अरस्तु को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इसी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जीव विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसी अरस्तु को जीव विज्ञान की जो दो ब्रांच है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो जो जंतु विज्ञान है इसका जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। और इसी अरस्तु को अभी हमने बात की वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है या एरिस्टोटल वैज्ञानिक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, अब यह वैज्ञानिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस को अभी हमने बात की कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने बात की कि जो कैरोलस लीनियस है इसको द्विपद नाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। दोनों वैज्ञानिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि जो अरस्तु है, अरस्तु को एरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ जूलॉजी। और जो वर्गीकरण विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से अरस्तु की बात हो गई। अब कैरोलस लीनियस आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक,
फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और द्विपद नाम पद्धति का जनक भी इसे कहा जाता है। अब मैं यही बात करूं, एक वैज्ञानिक आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक है इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहां तक हमने बात की इसमें, बाकी जैसे जैसे हम आगे जीव विज्ञान को पढ़ेंगे वैसे वैसे जो भी वैज्ञानिक बीच में आएंगे हम उनको पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है, अरस्तु के बारे में, कैरोलस लीनियस के बारे में और थियोफ्रेस्टस के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि जो जीव विज्ञान की 2 ब्रांच है, जीव विज्ञान की, ये जीव विज्ञान की 2 ब्रांच, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब यहां पर यह चीज आपकी क्लियर हो गई कि जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। फिलहाल आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, बाकी नेक्स्ट हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अब आगे पढ़ते जाएंगे। वर्गीकरण विज्ञान, हम जो वर्गीकरण विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, हमने वर्गीकरण विज्ञान की परिभाषा पढ़ी और उसके बाद में इससे रिलेटेड 2 वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस किया। अब वर्गीकरण विज्ञान के अंदर या उसके जो मुख्य बातें हैं, मुख्य तथ्य हैं या उसके जो आधार है उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम वर्गीकरण विज्ञान के अंदर जीवों की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे? अलग अलग वर्गों या समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए, अलग अलग वर्गों या समूह, उसमें जीवों को वर्गीकृत करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समानता और असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर, या हम कहें तो जीवों के अंदर कुछ ऐसे दृश्य लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे दृश्य लक्षण होते हैं जो हमारी सुविधा अनुसार, सुविधाजनक हो, उसके आधार पर हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? इनका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के अंदर हम जितने भी जीव है अध्ययन के लिए, अध्ययन की दृष्टि से हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे समानता और असमानता के आधार पर, या उनमें पाए जाने वाले दृश्य लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटेंगे। उसके बाद हम उसका नामकरण करेंगे। नामकरण के बाद हम क्या करेंगे? उस जीव के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ बात की है। कक्षा 11th का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने छोटे 2 पॉइंट लिए थे, जीव क्या है और जीवों के लक्षण क्या है। नेक्स्ट आज हमने बात की है जैव विविधता, प्लस जैव विविधता के बाद में जीवों का नामकरण करने वाली जो 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था हैं वो, और कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई नामकरण की पद्धति। फिर हमने बात की वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण विज्ञान के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये वर्गीकरण विज्ञान का आधार है, वर्गीकरण विज्ञान का बेस है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ आज बात की है। आप नेक्स्ट इसके बाद में मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिंदुवार हम इस पार्ट के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर, इस YouTube चैनल के ऊपर है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे।